माता जी की बहू कहानी। मोबाइल के बिना संध्या बहुत परेशान हो रही थी। उसका मोबाइल विभा के पास एलआईसी के ऑफिस में ही रह गया था। वह दफ्तर में एलआईसी की किस्त जमा कराने के बाद समीप की मार्केट से कुछ सामान लेने गई। सामान लेते हुए उसे शाम हो गई और अब जब उसने कैब बुक कराने के लिए पर्स में अपने मोबाइल को ढूंढा तो उसे याद आया कि मोबाइल तो विभा के पास ही रह गया था। अब तक तो ऑफिस की छुट्टी होने के कारण विभा भी अपने घर चली गई होगी। बेंगलोर जैसे जगह में बिना मोबाइल के ऑटो और कैब का भी मिलना बेहद मुश्किल काम था। वह परेशान सी फुटपाथ पर खड़ी हुई थी कि तभी एक कार संध्या के पास आकर रुकी। उसमें बैठी एक महिला ने कहा, आपको घर जाना है तो हमारे साथ चलिए। आप माताजी की बहू हैं ना? संध्या हैरानी से उन लोगों को देख रही थी। तभी वह बोली, अरे हम भी अलका एन्क्लेव में ही रहते हैं। आपकी सासू माँ मालती जी के साथ हमने आपको अक्सर देखा है। आप घर ही जा रही हैं तो बैठ जाइए। संध्या को वह महिलाएं कुछ जानी पहचानी तो लग रही थी, इसलिए वह भी उनके साथ गाड़ी में ही बैठ गई। गाड़ी में बैठी एक महिला ने संध्या के साथ बातचीत करते हुए उसे बताया, हमारे बैंक की भी अभी छुट्टी हुई है और हम सब भी अलका एन्क्लेव में रहते हैं। आपकी सासू माँ के पास में हम अपने बच्चे छोड़ देते हैं और सिर्फ आपकी सासू माँ के कारण हम निश्चिंत होकर बैंक में जा पाते हैं। मेरा बच्चा तो उन्हें दादी ही समझता है। उनमें से बैठी एक महिला बोली। संध्या उनकी बातों से बेहद हैरान थी और वह यूं ही उनकी बातें सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसकी सासू माँ मालती जी दिल्ली में रहती थी और गगन शादी के कुछ समय बाद ही बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था। अपने दोनों जुड़वा बच्चों के समय संध्या दिल्ली मालती जी के पास तो गई थी। उसके बाद उसको अपने ससुराल में एक मेहमान की तरह ही आना जाना रहता था। अब उसके दोनों बच्चे 12वीं पास करके हैदराबाद के ही एक कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उसके ससुर जी दिल्ली में ही सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए वह लोग भी कभी भी बेंगलोर आकर सदा के लिए रह नहीं सकते थे। वैसे वे लोग भी आते जाते रहते थे। सासू माँ का दिल्ली में बहुत बड़ा घर था। वर्मा जी की रिटायरमेंट के बाद भी मालती जी अपना घर छोड़कर बेंगलुरु में रहना पसंद नहीं करती थी। पिछले साल वर्मा जी की हार्ट अटैक के कारण जब मृत्यु हो गई तो गगन ने माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और कुछ सामान एक कमरे में रखकर और घर को किराए पर देकर वह अपनी मम्मी मालती जी को साथ लेकर बेंगलुरु आ गया था। गगन के मना करने पर भी मालती जी घर का बहुत सा सामान जो कि उन्हें ज़रूरी लग रहा था अपने साथ ही लेकर बेंगलुरु आ गई थी। गगन के पास बेंगलोर के उन 3 कमरों के फ्लैट में काफ़ी सामान था। अब और भी सामान आने से संध्या को अपना घर बहुत भरा भरा सा लग रहा था। यूँ भी संध्या ने अपने फ्लैट का इंटीरियर बहुत मन से करवाया था। मालती जी को बेंगलुरु के उस फ्लैट में खाली बैठे रहना बहुत अकरता था। घर का काम करने के लिए एक सहायिका भी आती थी और बाकी संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि माता जी उसकी रसोई में बिना वजह छेड़छाड़ करें। वैसे भी वहाँ पर हर तरह के आधुनिक उपकरण थे जो कि मालती जी को चलाने भी नहीं आते थे। संध्या माता जी को समय पर खाना, चाय इत्यादि बनवा कर दे देती थी। उनके दोनों पोते भी हॉस्टल में ही थे। बेंगलोर में एक तो वर्मा जी के बिना और दूसरा पूरा समय खाली बैठे रहने के कारण उन्हें ज़िंदगी बहुत नीरस सी लग रही थी। माताजी ने एक दिन कॉलोनी में नीचे घूमने जाने की सोची। संध्या को उन्हें अकेले भेजने में बहुत डर लग रहा था कि कहीं वह रास्ता ना भूल जाएं और वहाँ पर लोगों को इतनी अच्छी हिंदी आती भी नहीं थी। लेकिन वह माताजी को रोक नहीं पाई। माताजी थोड़ी ही देर नीचे पार्क में अकेली बैठी रहीं और फिर उन्होंने रोज़ाना शाम को पार्क को जाने का नियम बना लिया। 2-3 दिन में उनके पास एक हिंदी भाषी औरत ही अपने बच्चे को लेकर उनसे बात करने आने लगी। माताजी ने जब उसके बच्चे को रोते देखकर कुछ घरेलू उपचार बच्चे के लिए बताए तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। बातों ही बातों में उसे हिंदी भाषी औरत ने माताजी को बताया कि वह बैंक में नौकरी करती है और अब इस बच्चे के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रही है
क्योंकि वह भी उसे कॉलोनी में रहती थी। इसलिए माताजी ने उससे कहा कि तुम भले ही नौकरी पर चली जाया करो, मैं तुम्हारे इस बच्चे को रख लूँगी। और वैसे भी वह बच्चा अब माताजी को दादी दादी कहकर उनके साथ बहुत खुश रहता था। माताजी ने उसी कॉलोनी में 2 कमरे नीचे अलग किराए पर ले लिए। वैसे भी माताजी के पास में बहुत सारा सामान था जो कि वह अपने साथ लाई थी और संध्या ने उसे स्टोर में रखवा दिया। माताजी ने सारा सामान नीचे वाले फ्लैट के कमरे में जमा दिया। धीरे धीरे माताजी के पास और भी हिंदी भाषी महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर दफ्तर जाने लगी। माताजी ने उन कमरों को एक क्रेच का रूप देकर अपने पास एक सहायिका भी रख ली थी। सुबह से शाम तक माताजी नीचे ही रहती थी और रात को सोने के लिए संध्या और गगन के पास चली जाती थी। धीरे धीरे आसपास की और हिंदी भाषी महिलाएं भी माताजी के पास आकर बैठने लगी और बच्चों से खेलती रहती थी। हालांकि माताजी को बच्चे संभालने के लिए पैसे भी मिलते थे, लेकिन उन्हें पैसों से ज़्यादा बच्चों का साथ पसंद था। सब बच्चे उन्हें दादी कहते थे क्योंकि माताजी ने नीचे ही अपना गेस्ट स्टोव और सिलाई की मशीन भी रखी थी और उनके पास आने वाली और भी महिलाएं अपने बहुत से कपड़े उनसे बातें करते हुए मशीन पर सिल भी लेती थी। वह ज़रूरतमंद लड़कियों को सिलाई सिखा भी देती थी। मालती जी का मन अब बेंगलोर में भी लग रहा था और अब वह अपनी कॉलोनी में भी काफ़ी जानी मानी व्यक्तित्व बन चुकी थी। आज गाड़ी में बैठकर रह रहकर संध्या को अपनी कही बात याद आ रही थी, जब उसने गगन को कहा था कि माताजी अगर बाहर कहीं खो गई तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि संध्या अपनी सासू माँ का ख्याल नहीं रख पाती। यहाँ इन्हें कौन जाने वाला, सब कोई तो मुझे ही जानते हैं ना। लेकिन आज यहाँ भी सब मुझे माताजी की बहू कह कहकर पुकार रहे हैं। तभी उनका घर आ गया। गाड़ी रुकने के बाद वह महिलाएं भी अपने बच्चों को लेने के लिए माताजी के फ्लैट में गईं। आज संध्या भी सीधा ऊपर अपने फ्लैट में जाने के बजाय नीचे कमरे में माताजी के पास गई। माताजी वहां बैठकर एक लड़की को सिलाई भी सिखा रही थी। आज संध्या ने अनायास ही बहुत मन से माताजी का चरण स्पर्श करा। आज उसे अपने माताजी की बहू होने पर बहुत ही गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।